अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 27 पार्ट सेकंड मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। यहाँ से ये चैप्टर काफ़ी इजी है। यहाँ से जो है ना इतने ज़्यादा मतलब मुश्किल MCQs नहीं बनते। जिस तरह पार्ट सेकंड के जो है ना हमारे पास 15, 16, 17 और 18 ये चैप्टर जो है 4 चैप्टर हैं और 22 भी है आई थिंक। हाँ 22 और 22 ये जो है ना काफ़ी टफ चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू 27 ये जो कि इजी चैप्टर है। इसमें से फर्स्ट MCQs हमारे पास है आर ट्रियर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। तो इसका सोचें इसका आंसर क्या है, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई जब ये मतलब आपके सामने स्क्रीन ओपन हो ना तो आप वीडियो को स्टॉप कर लें एक दफ़ा। सारे MCQs ये 8, 9, 10 जितने भी हैं ना इनको देख लें एक दफ़ा। इनके ऑप्शन अपने कापी पे के ऊपर रजिस्टर के ऊपर लिख लें। तो उसके बाद ये जो है ना डिस्कशन सुन लें ताकि आपको फ़ायदा हो। पहली बात ये चैप्टर रीड सही तरह करें, उसके बाद जाके ये MCQs अटैम्प्ट करें। तो हमारे पास MCQs है कि अ ट्रियर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, जो कि हमारे पास आंसर है इन्वायरमेंट, जो कि ये एक इजी है। मतलब ये मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सेकंड MCQs हमारे पास है द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल ऑफ नेचुरल साइकिल्स इज। वो कहता है कि द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल ऑफ नेचुरल साइकिल्स इज। इसका आंसर हमारे पास क्या है सोचें। इसका आंसर है सन, यानी अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। थर्ड MCQs हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिन्यूएबल सोर्स, यानी इनमें से कौन से जो है ना रिन्यूएबल सोर्स है। तो आपको पहले भी मैंने आपको बताया है कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें। अब जहाँ भी आयल है आपको पता है आयल रिन्यूएबल नहीं है, तो आप 3 ऑप्शन के अंदर अल्फ़ा, बीटा, चार्ली यानी ABC के अंदर आयल है, तो इट्स मीन आपके 3 ऑप्शन क्लियरली ये क्या हो गए स्किप हो गए यानी एलिमिनेट हो गए। बाकी लास्ट ऑप्शन है एयर एंड वाटर, जो कि हमें पता है ये क्या है रिन्यूएबल सोर्स है। अब इस चैप्टर में से भी कुछ जो 8-10 जो MCQs हैं परसेंटेज के वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी पूछ लेते हैं। वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन आइस कैप्स, जो कि हमारे पास इसका आंसर क्या है 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो इसका आंसर क्या है 2% इज द बीटा इज द राइट आंसर। फिफ्थ MCQs हमारे पास है द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज, यानी कि द अपर लेयर ऑफ यानी अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज। तो हमारे पास वो क्या है सॉइल इज द राइट आंसर। सिक्स्थ MCQs हमारे पास है टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड अंडर कल्टीवेशन, यानी टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड अंडर कल्टीवेशन। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 9%, बीटा 10%, चार्ली 11% और डेल्टा हमारे पास 12%। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास क्या होगा आप सोचें। यस, चार्ली इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास है 7th MCQs अबाउट 95% ऑफ अवर डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड बाय 95% ऑफ अवर डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो किस चीज़ से फुलफिल करते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी से। नहीं ऐसे तो नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी नहीं है, जियोथर्मल भी नहीं है। हमारे पास डेल्टा ऑप्शन क्या है फॉसिल फ्यूल से हम 95% ऑफ अवर डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं। अब यहाँ से एक और MCQs भी बन इस तरह सकता है कि वो कह दे कि अबाउट -% ऑफ आवर डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। तो हम क्या कहेंगे 95% सेलेक्ट करेंगे, यानी ये एक और MCQs बन गया। यानी आप ये चीज़ सोचें कि आप स्टेटमेंट को सही तरह पढ़ें तो फिर आप MCQs को यानी कि सही आंसर सही आप क्लिक कर सकेंगे। 8th MCQs हमारे पास है जो कि बहुत इजी है, ये मतलब कॉपी पेस्ट है, लाइन टू लाइन है ये सारे MCQs। एयर इन मोशन इज़ कॉल्ड। तो हमारे पास ये आप सोचें वाइंड है, गैस है, एटमॉस्फेयर है या वेदर है। तो हमारे पास क्या है आंसर इसका बीटा अल्फ़ा, वाइंड इज़ द राइट आंसर। एयर इन मोशन इज़ कॉल्ड वाइंड। अब हमारे पास है द न्यूक्लियर पावर स्टेशन कैन लास्ट ओनली फॉर अबाउट। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन कैन बी लास्ट ओनली फॉर अबाउट। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर या 40 ईयर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 30 ईयर इज़ द राइट आंसर। चार्ली इज़ द राइट आंसर। फिर हमें कहता है कि MCQ नंबर 10 है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वाज अबाउट। तो अल्फ़ा 32 32.5 मिलियन,
बीटा हमारे पास 50 मिलियन, चार्ली हमारे पास 180 मिलियन और डेल्टा हमारे पास 150 मिलियन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, अल्फा इज द राइट आंसर, जो कि बुक के अंदर गिवन है 32.5%। ये जो है ना हमारे पास कोई 3-4 बोर्ड पेपर में आया हुआ था, गुजरांवाला, फैसलाबाद बोर्ड, सरपोदा बोर्ड। तो मतलब यानी इन बोर्ड पेपर के अंदर ये काफ़ी 5 MCQ पूछा गया। उन्होंने पूछा कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वाज अबाउट 32.5 मिलियन। अब ये MCQ इस तरह भी वो बना सकता है कि ऑप्शन के अंदर आपको कंफ्यूज करके आप सिर्फ याद कर लें कि 32.5 मिलियन है, तो वो एग्जामिनर आपको बीटा ऑप्शन पे दे सकता है 32.5 बिलियन भी दे सकता है। ठीक है, तो आप इधर कंफ्यूज, क्योंकि उसका मकसद क्या है कि वो चाहता है कि आप कंफ्यूज हों। तो आपने क्या है, क्लियरली उसको याद रखना है कि 32.5 मिलियन है, बिलियन नहीं है। तो हो सकता है वो अल्फ़ा के अंदर ए ऑप्शन के अंदर वो कह दे कि 32.5 बिलियन, तो आप जल्दी में 32 तो आपको याद है, लेकिन बिलियन मिलियन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको याद करें कि इसके अंदर मिलियन है, बिलियन नहीं है। 11th MCQ हमारे पास है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस एंड दी थिंग्स दैट इफेक्ट देम, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करना और जो चीज़ें जो क्या करती हैं इनको, ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या करें, इफेक्ट करें। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, उसको हम क्या कहेंगे, डेमोग्राफी। चार्ली इज़ द राइट आंसर। क्या हमारे पास, डेमोग्राफी। ये मतलब 6-7 बोर्ड पेपर में ये आया होता है MCQ के, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस एंड द थिंग्स दैट इफेक्ट देम इज कॉल्ड डेमोग्राफी। अब 12 MCQs है। 12th MCQs है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी नियरली डबल्ड बाय, यानी कब तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन के चांसेस हैं कि डबल हो जाए। तो वो हमारे पास क्या है, ये क्लियरली हमारे पास बुक के अंदर गिवन है 2040, यानी चार्ली इज द राइट आंसर 2040। 13 MCQs है कि हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट्स, यानी न्यू फॉरेस्ट को क्या करना, एस्टेब्लिशमेंट। वेयर नो फॉरेस्ट एग्जिस्टेड बिफोर, यानी जहाँ पे पहले कोई फॉरेस्ट नहीं है, न्यू फॉरेस्ट आप एस्टेब्लिश करें तो उसको हम क्या कहेंगे। तो इसको आप सोचें क्या आंसर है इसका, आएगा डिफॉरेस्टेशन आएगा, डिजर्टिफिकेशन, रीफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, अब जहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं है हम न्यू फॉरेस्ट यानी कि हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इसको हम रीफॉरेस्टेशन तो कभी नहीं कह सकते, इसको हम क्या कहेंगे, एफॉरेस्टेशन, जो कि आपने सही तरह सोचा होगा। डेल्टा इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर, एफॉरेस्टेशन। 14th MCQ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एनवायरमेंटल बफर। ये तो काफ़ी इजी है, एनवायरमेंटल बफर के तौर पर कौन से इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन से जो है ना एक्ट करते हैं एज अ एनवायरमेंटल बफर, जो कि हमारे पास सोचें डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, कम्युनिटी है या फॉरेस्ट। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है, 14 का जो है ना डेल्टा इज द राइट आंसर, फॉरेस्ट और एक्ट एज द एनवायरमेंटल बफर। MCQ नंबर 15 है हमारे पास, द एटमॉस्फेयर गैस दैट बिहेव्स लाइक ग्लास शीट ऑफ अ ग्रीन हाउस इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसको सोचे क्या आंसर आएगा, हाँ सही सोचा आपने होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चार्ली इज द राइट आंसर। 16th MCQ हमारे पास, द कॉज ऑफ एसिड रेन इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है। द कॉज ऑफ एसिड रेन हमारे पास क्या है, NO2 एंड SO2। चार्ली इज द राइट आंसर। अब हमारे पास एक MCQ है 17 पे हमारे पास है, द 2 मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड, उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑटोमोबाइल्स आएगा, अर्बनाइजेशन आएगा या डिफॉरेस्टेशन या ओवरग्रेजिंग। तो इस पर क्या आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑटोमोबाइल्स आर दी कॉज ऑफ, मेन कॉज ऑफ हमारे पास क्या है, एयर पोल्यूशन, क्योंकि हमें एयर पोल्यूशन की बात हो रही है तो ऑटोमोबाइल्स ये गाड़ियाँ हमारी हैं। ठीक है, अल्फा इज द राइट आंसर। 18th MCQ हमारे पास है कि द डिक्लाइन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज काज्ड बाय इंक्रीजिंग लेवल ऑफ, यानी किस चीज़ के लेवल के इंक्रीज करने से ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो डिक्लाइन हो जाए, यानी कम हो जाए। तो हमारे पास वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको हम क्या कहते हैं, CFCs, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब 19 पे हमारे पास MCQs है कि CFCs आर प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग कॉर्ड्स, इंडस्ट्रियल, हमारे पास क्या है, मशीन्स, एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स या एरोप्लेन। तो इसका क्या आंसर आएगा, डेल्टा पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है
तो हमारे पास 19 का क्या आंसर आएगा हमारे पास, सोचें, हमारे पास आएगा एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर। चार्ली इज द राइट आंसर। 20 पे हमारे पास ओजोन इन दी अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट फिल्टर्स, उन्होंने किन चीज़ों को फिल्टर्स करना है, इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, बीटा रेडिएशन या गामा रेडिएशन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, इसका आंसर सोचें क्या है हमारे पास, यूवी रेडिएशन, बीटा इज द राइट आंसर। 21 पे हमारे पास है ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप बाय बाइंडिंग ऑफ 3 एटम्स ऑफ, किन चीज़ों के यानी कौन सी चीज़ों के यानी कि बाइंडिंग से जो है ना एक ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ओजोन का हमें पता है क्या फार्मूला, O3। तो इसका क्या आंसर आएगा, चार्ली, ऑक्सीजन, जो कि हमारे पास क्या है, यानी 3 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं। द बी फॉलिंग ऑफ द एयर बाय एनीथिंग दैट मे बी हार्म्ड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, या हमारे पास आएगा नॉइज पोल्यूशन, जो कि हमें किस चीज़ की बात हो रही है, बी फॉलिंग ऑफ एयर। अब क्लियरली हमें पता चल गया कि बी फॉलिंग ऑफ एयर है तो सॉइल, नॉइज और वाटर तो हो नहीं सकते, एयर पोल्यूशन, ये हमारे पास आंसर इसका, जो कि इस मतलब MCQs को लॉजिक के साथ पढ़ें। देखें, अब देखें बी फॉलिंग ऑफ एयर है तो एयर की बात हो रही है, तो सॉइल, वाटर और नॉइज की तो बात ही नहीं हो रही, तो एयर की बात हो रही, तो क्लियरली एयर पोल्यूशन। इन प्योर फॉर्म, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है कि प्योर फॉर्म में ओजोन इस, यानी इन प्योर फॉर्म में ओजोन क्या है, ओजोन के मतलब किस कलर में है ओजोन, तो वो हमारे पास क्या है, ब्लूइश है। डेल्टा इज द राइट आंसर। अब 24th MCQ हमारे पास है कि वो कहता है कि a single chlorine atom can react with ultraviolet rays and destroy as many as ozone। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि 1 मिलियन है या 2 मिलियन है, 1 बिलियन है या 2 बिलियन है। तो यही मैं पहले भी आपको कह रहा था कि जहाँ पीछे से पढ़ के आए हैं कि 32.5 मिलियन की बात हो रही थी, मैंने कहा वहाँ पे एग्जामिनर बिलियन भी दे सकता है, तो आपने सोच के लगाना है कि मिलियन है या बिलियन। तो वहाँ पे क्या था, मिलियन था, यानी कि 32.5। तो यहाँ बताएं कि 1 मिलियन है या 1 बिलियन है आंसर, तो इसका आंसर क्या है, 1 मिलियन है। 25th MCQ हमारे पास है कि आ सिंगल डैश एटम कैन रिएक्ट विद अल्ट्रावायलेट रेज एंड डिस्ट्रॉय एज मैनी एज ओजोन। अब किस चीज़ की बात हो रही है, 24th MCQ में मैंने क्या कहा, हर मतलब एक MCQ से वो काफ़ी MCQ बना सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या सिंगल की जगह पे सिर्फ एक लफ्ज़ छोड़ दिया, क्या, क्लोरीन। अब यहाँ पे देखें, अल्फ़ा पे है हमारे पास ऑक्सीजन, बीटा पे नाइट्रोजन, चार्ली पे क्लोरीन, डेल्टा पे हमारे पास आयोडीन है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्लोरीन इज़ द राइट आंसर, चार्ली इज़ द राइट आंसर। 26th MCQ हमारे पास है कि ऑल आर काजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेप्ट। अब ये जो लफ्ज़ एक्सेप्ट, कुछ बच्चे जो है ना क्या करते हैं, ऑल आर काजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक्सेप्ट को नहीं पढ़ते। तो एक्सेप्ट को आपने पढ़ना चाहिए, जो कि काजेज मतलब वो कह रहे हैं कि तमाम ग्रीन हाउस इफेक्ट के काजेज हैं, लेकिन सिवाय किस चीज़ के सिवाय, डिफॉरेस्टेशन नहीं, डिफॉरेस्टेशन तो काजेज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है और अर्बनाइजेशन भी है। तो हमें कौन सी चीज़ जो है ना वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के काजेज के तौर पे नहीं है, यानी एक्सेप्ट की बात हो रही है, तो क्या हमारे पास है इसका आंसर, डेल्टा, रिफॉरेस्टेशन। 27th MCQ हमारे पास है द इंक्रीज ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अब इसको सोच समझ से पढ़ें, द इंक्रीज ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज, क्या हमारे पास इसका आंसर आएगा, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन्स, ओजोन डिप्लीशन या स्टोन कैंसर। तो इसका आंसर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइट आंसर। अब एक और इसी यहाँ इस MCQ से एक और MCQ भी बना सकता है कि द इंक्रीज ऑफ एनवायरमेंटल, इस MCQ के यानी एक और MCQ भी वो इस तरह बना सकता है कि द इंक्रीज ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ डैश इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो डैश की जगह पे वो आपको अल्फा भी दे सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, SO2। तो आपका कौन सा आंसर लिखाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन काजेज, 28th MCQ हमारे पास क्या है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन काजेज, लंग्स कैंसर, कॉफ, ब्रेन डैमेज या कॉलरा। तो हमारे पास क्या है, कॉफ इज द राइट आंसर। अब हमारे पास 29th पे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेडेज, ब्रेन डैमेज एंड हमारे पास क्या है, डेथ। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास आएगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लेड कंपाउंड्स, CFCs या हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर 29 का।
फिर हमारे पास आता है कि स्टोन कैंसर इज अ रिजल्ट ऑफ, स्टोन कैंसर इज अ रिजल्ट ऑफ, किस चीज़ का रिजल्ट? स्टोन कैंसर। अब सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या स्टोन पोल्यूशन। अब इसको आप ज़रा कंफ्यूज होंगे कि स्टोन कैंसर है तो स्टोन पोल्यूशन क्यों नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर क्या है? एयर पोल्यूशन की वजह से स्टोन कैंसर जो है ना रिजल्ट, स्टोन कैंसर इज द रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, शॉर्टली इज द राइट आंसर। तो एग्जामिनर ने आपको ज़रा भुलाने के लिए स्टोन पोल्यूशन दे दिया, जो कि सही नहीं है। सम डिटर्जेंट्स कंटेन अ लॉट ऑफ, क्या चीज़ कंटेन करते हैं? सल्फर, कार्बन, फास्फेट या कार्बोनेट्स। तो सोचें क्या आंसर इसका आएगा? सल्फर आएगा, कार्बन आएगा, फास्फेट आएगा या कार्बोनेट्स। तो इसका आंसर क्या है? फास्फेट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हमारे पास एक है तो 32 पे है कि एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स राइज टू द टेम्परेचर द अल्ट्रावायलेट रेज रिलीज, क्या करते हैं रिलीज? 32 का बताएं। फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन या ऑक्सीजन? फ्लोरीन इसका आंसर आएगा? नो नो नो, क्लोरीन आएगा। यस, बीटा इज द राइट आंसर। 32 का हमारे पास क्या आंसर हो गया? बीटा हो गया। यानी इस तरह के एमसीक्यूज को एंजॉय करें, मतलब काफ़ी कंफ्यूज ना हो कि मतलब ये इस तरह हो जाएगा सर। नहीं नहीं, आप जो है ना जब आप बुक सही तरह रीड करके आए हैं ना, किसी हेल्पिंग बुक से, किसी जगह से भी रीड करके आए, अगर आप सही मानों में किसी चीज़ को पढ़ के आए हैं ना, तो आपको किसी एमसीक्यूज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बस क्लियरली आप उसको आंसर लगा देंगे, ताकि आप वो मतलब आप भूल भी मतलब आप उसमें से कंफ्यूज भी नहीं होंगे। 33 पे हम आते हैं, वो कहता है कि केमिकल वेस्ट ऑफ इंडस्ट्री। अब केमिकल वेस्ट ऑफ इंडस्ट्री हमारे पास क्या है? पॉल्यूशन भी है, एफ्लुएंट्स भी हैं, टॉक्सिन भी है, पोल्यूटेंट भी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आप चारों के चारों ऑप्शन एक दूसरे के करीब करीब हैं, तो इसका आंसर क्लियरली आपने क्या सोचा? कब? हाँ राइट, आपने बीटा ही सोचा होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? एफ्लुएंट्स। द केमिकल वेस्ट ऑफ इंडस्ट्री इज कॉल्ड एफ्लुएंट। अब हमारे पास एक एमसीक्यू है 34 पे, अ केमिकल दैट किल्स वीड प्लांट इज कॉल्ड, जो कि वीड प्लांट को किल करे। तो इसका आंसर क्या है? क्या सोचा होगा आपने सोचा होगा पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड या हर्बिसाइड। तो आपने करेक्ट सोचा होगा, इसका आंसर क्या आएगा? डेल्टा इज द राइट आंसर, हर्बिसाइड। अ केमिकल दैट किल्स वीड प्लांट इज कॉल्ड क्या हमारे पास? हर्बिसाइड। 35 पे मैंने क्या कहा था? परसेंटेज या डिग्री सेंटीग्रेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एफएससी में जब पार्ट फर्स्ट और या पार्ट सेकंड में जिस तरह भी है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस तरह की चीज़ें यहाँ, क्योंकि एग्जामिनर ये जो है ना बंदा इन से काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कंसेप्चुअल तो है नहीं, रट्टे वाले एमसीक्यूज हैं, तो ये परसेंटेज वाले, तो यहाँ बंदा काफ़ी चांसेस हैं कि जो है ना बंदा इधर से कोई गलती करे। तो हमारे पास 35 पे है कि इन ओशियंस ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर इज अबाउट। तो बताएं इसका आंसर? 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर क्या हमारे पास? डेल्टा इज द राइट आंसर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरह के एमसीक्यूज को क्लियरली पढ़ें। अब यहाँ पे अल्फा ऑप्शन पे वो हमें ये भी तो दे सकता है कि -25 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर तो हम भूल सकते हैं, फिर भी हम फिर कंफ्यूज, हम तो सिर्फ किसको याद करके बैठे हुए होते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड को। अब ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस तरह के एमसीक्यूज को आप उस वक्त क्लियरली कैच अप कर सकेंगे जब आप क्लियरली एक बुक से रीड करके हैं, हाँ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या है? पॉजिटिव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, इंशाल्लाह आप एंजॉय कर रहे होंगे इस तरह के एमसीक्यू, क्योंकि मैंने आपको पहली बात बताई कि आप पहले बुक रीड करें, फिर उसके बाद आप ये वीडियो देख लें, तो आपको काफ़ी चीज़ें, आपके काफ़ी कंसेप्ट और काफ़ी मतलब एमसीक्यूज आपके जो है ना वो इंशाल्लाह सही होंगे। आपको यानी एक एमसीक्यूज में से एक और एमसीक्यूज भी निकाल के दे रहा हूँ, ताकि किसी तरह भी मतलब वो एग्जामिनर आपको जो है ना कन्फ्यूज़ कर सकता है। 36 पे हमारे पास है द स्टेडी इंटरनल स्टेट ऑफ हेमोस्टेसिस इज द स्टेडी इंटरनल स्टेट ऑफ हेमोस्टेसिस। तो हमें इसका आंसर क्या हमारे पास आएगा? अब इंटरनल स्टेट ऑफ हेमोस्टेसिस क्या हमारे पास? स्टेडी है, यानी कि हमारे पास एक नॉर्मल स्टेट है, तो उसको हम डिसऑर्डर या डिजीज़ तो कह नहीं सकते। लेकिन डिसऑर्डर, डिजीज़, एबनॉर्मल है, तीनों एक चीज़ें हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है तीनों आंसर हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड से ये तीनों तो क्या है, बाकी भर के हमारे पास चार्ली, जो कि हमारे पास क्या है? नॉर्मल हेल्थ। लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द कॉज ऑफ क्वाशियोर-कोर डिजीज इज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसका आंसर क्या आएगा? पैथोजन आएगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या एजिंग। तो एजिंग से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, पैथोजन से भी कोई ताल्लुक नहीं है। इसका आंसर क्या है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो क्वाशियोर-कोर डिजीज़ के
काजेज़ हैं, तो वो क्या है काजेज़? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इंशाल्लाह आप इस तरह मेहनत करें तो आप मेरी वीडियोस देखते रहें। अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बायोलॉजी विद अली अब्बास। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।